Section 227D Automated Impersonal Text Regime. So अंडर सेक्शन 227D FPR की एक और पावर डिस्कस की गई है कि FPR एक ऐसा ऑटोमेटिक असेसमेंट सिस्टम असेसमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगा या डिज़ाइन करेगा जिसके अंदर जो टैक्स पेयर के इनकम टैक्स अफेयर्स हैं वो उन उनको उनको डील करने के लिए उनको डायरेक्ट लिंक नहीं करना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ, मतलब पर्सनली टैक्स पेयर को इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ अपने इनकम टैक्स अफेयर्स के हवाले से डील नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू ही वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसके लिए एक सिस्टम जो है वो FPR प्रोवाइड करेगा। पहले हम लोग एक सेक्शन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसकी एक ऐसी एग्जांपल दूंगी कि ये सेक्शन तो आपको कभी नहीं भूलने वाला। सो FPR का उन्होंने लिखा हुआ है कि द बोर्ड में डिज़ाइन एंड अल्टरनेट इम्पर्सनल टैक्सेशन regime whereby the board may design an alternate impersonal taxation regime whereby personal interaction will be minimized. So कह रहे हैं कि FPR की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो डिज़ाइन कर सकता है एक ऐसा अल्टरनेट यानी मुतबादिल ऐसा टैक्सेशन रजीम इम्पर्सनल यानी कि गैर इंसानी, जैसे कि डिजिटल, मतलब FPR के पास पावर है कि वो एक ऐसा इम्पर्सनल यानी ह्यूमन इंटरेक्शन से पाक एक डिजिटल टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है, जहां पर पर्सनल इंटरेक्शन यानी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगी, उसको कम किया जाएगा। बोर्ड माई नोटिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर। अब इसके हवाले से क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसके 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 वो उसके बारे में गाइडलाइन दे सकता है FPR एक नोटिस के थ्रू। अब ये सेक्शन एप्लीकेबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लो रिस्क एंड कंप्लीमेंट टैक्स पेयर एज प्रिस्क्राइब, सिर्फ और सिर्फ उन टैक्स पेयर के लिए है जो कि लो रिस्क हैं और कंप्लाइंट टैक्स पेयर, मतलब वो टैक्स पेयर जो कि बाकायदगी से अपने रिटर्न जमा करवा रहे हैं, जिनके मतलब ये डाउट नहीं है कि उन्होंने कोई टैक्स अविजन की हुई है या उन्होंने अपनी सही से असेसमेंट नहीं की, सिर्फ उनके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है। अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल क्या है, ये है कि जब भी एवरी टैक्स ईयर जब भी हम लोग अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं सेक्शन 114 सब सेक्शन 1 के तहत, तो अगर तो हम लोगों ने अपनी बिल्कुल एक्यूरेट असेसमेंट की होती है तो हमें सेक्शन 120 के तहत असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है FPR की तरफ से, बगैर किसी इनकम टैक्स ऑफिसर का कॉल आए, कोई वीडियो लिंक पर कंफर्म किए बगैर, एक मशीनी वे के थ्रू डिजिटली आपको ऑर्डर आ जाता है कि येस योर रिटर्न वाज एक्यूरेट, योर असेसमेंट वाज एक्यूरेट। ये बेसिकली ये जो पावर है, ये जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये बेसिकली FPR की सेक्शन 227D की पावर के तहत ही परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि उसने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है जहां पर बगैर पर्सनल ह्यूमन इंटरेक्शन के एक इम्पर्सनल टैक्सेशन रजीम यानी एक मशीन के थ्रू डिजिटली आपको एक फॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया है आपके इनकम टैक्स अफेयर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन अगेन ये बेनिफिट सिर्फ उन टैक्स पेयर के पास है जो कि बाकायदगी से अपनी रिटर्न जमा करवा रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट रिटर्न जमा करवा रहे हैं, उनकी असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप देखें, उन्होंने कहा है कि 120 का ऑर्डर सिर्फ उसी टैक्स पेयर को आएगा। लॉ यही कहता है कि सिर्फ 120 का ऑर्डर, आप एक सेक्शन 120 को जाकर पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सिर्फ उसी टैक्स पेयर को आएगा जिसने अपनी असेसमेंट ठीक की होगी, जिसने नहीं की होगी उसे अमेंडेड असेसमेंट का ऑर्डर आ जाएगा सेक्शन 121 के तहत। तो सेक्शन 227 में लिखा होता है कि सेक्शन सिर्फ एप्लीकेबल सिर्फ उसी बंदे पर होता है जो कि लो रिस्क हो, मतलब जिसके बारे में आपको पता हो कि हाँ इसने टैक्स एवेशन नहीं की, इसने बिल्कुल सही असेसमेंट की है, और जो बंदा बाकायदे से अपनी रिटर्न जमा करवा रहा है जिसके मतलब उन्हें हो कि हाँ भाई इसने सही असेसमेंट की है, उसको उसके उसके साथ मशीन डील करेगी। लेकिन अगर उन्हें होगा कि भाई ये तो इसने ठीक नहीं किया, तो फिर जो है वो मशीन उसके साथ डील नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर 227D में ये कहा गया था कि पर्सनल इंटरेक्शन को मिनिमाइज़ किया है, ये नहीं है कि उसे बिल्कुल ही जो है वो डैमनिश्ड कर दिया है। डैमनिश का वर्ड नहीं लिखा हुआ है, इधर मिनिमाइज़ का वर्ड लिखा हुआ है, मतलब अगर आपने ठीक असेसमेंट की है देन वेल एंड गुड, तब आपको मशीन डील कर लेगी। लेकिन अगर आपने ठीक नहीं की हुई तो फिर अब आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी ही डील करेगी, अब आपको अमेंडेड असेसमेंट का ऑर्डर आएगा, ना कि सेल्फ असेसमेंट का ऑर्डर आएगा आपको। सो आई होप सेक्शन 227D क्लियर हो गया होगा सबको।
अब चलते हैं सेक्शन 227 ई की तरफ, ई हियरिंग। सेक्शन 227 ई, ई हियरिंग यानी इलेक्ट्रॉनिकल हियरिंग। अब यहाँ पर एफपीआर की कोर पावर बताई गई है कि एफपीआर अगर चाहे, सो इसके टोटल 3 सबसेक्शन है। इसमें बेसिकली सबसेक्शन 1 ये कहता है कि एफपीआर अगर चाहे ना, तो उसके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो हियरिंग कंडक्ट करने के लिए यानी ट्रायल कंडक्ट करने के लिए एंड ग्रांटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड यानी लोगों को ट्रायल का मौका देने के लिए डिफेंडेड को, एंड इलेक्ट्रॉनिक, और इसी तरह अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होनी है उसको इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव करने के लिए। इन 3 पर्पसेस के लिए अगर एफपीआर चाहे तो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकती है। और अब जो इस इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग की जो प्रोसीडिंग, सबसेक्शन 2 कहता है कि जो इस इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग की प्रोसीडिंग रिकॉर्ड की जाएगी वो बाकायदा एक एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस समझी जाएगी किसी भी फोरम और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में फॉर द अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। मतलब अगर इसको प्रोसीडिंग के आप रिकॉर्ड कर लेते हो तो वो एक एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस समझा जाएगा आगे फर्दर किसी भी कोर्ट में और किसी भी फोरम में अगर आप ले उसे प्रोड्यूस करेंगे। प्लस सबसेक्शन 3 कहता है कि जो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन यानी इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग के हवाले से एफ बोर्ड जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना सकती है, ये भी उसके पास इख्तियारात हैं। सो सेक्शन 227 ई बेसिकली कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है, इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकती है एफपीआर लोगों का ट्रायल कंडक्ट करवाने के लिए और ट्रायल का मौका देने के लिए, इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, और अगर जो इसकी प्रोसीडिंग रिकॉर्ड की जाती हैं तो वो बाकायदा एक एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस कंसीडर की जाएंगी। ये जो है वो बेसिकली एक और पावर जो है वो एफपीआर की अंडर दिस सेक्शन डिस्कस की गई है। इसी के साथ जो है हमारा सेक्शन 227 कंप्लीट हो जाता है।